स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हमने देखे होंगे अपने आसपास, कहीं बिजली के खंभे होते हैं उन पे लगा रहता है, या घरों में छोटे उपकरण होते हैं उसके भीतर भी ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ये किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो हम आज पढ़ना है हमने। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, सिद्धांत इसमें, और कार्य ये क्या क्या करता है, उपयोगिता क्या है ट्रांसफार्मर की, वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो अगर बात आए सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। एक युक्ति है या एक डिवाइस है जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता, उच्च धारा की, इसको ऐसे लिखेंगे, उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की, यानी करंट, धारा यानी करंट, निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में अथवा इसका विपरीत में, अथवा वाइसा वर्सा बोलते हैं जिसको, अथवा इसका विपरीत में, अथवा इसका विपरीत बदलता है या बदलती है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, डिवाइस है, उसका काम हमने लिखा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो उच्च धारा की, करंट क्या है, उच्च है, लेकिन वोल्टेज क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, निम्न है, को निम्न धारा की, करंट लो है लेकिन वोल्टेज उच्च है, मैं अथवा इसका विपरीत बदलती है। अर्थात वोल्टेज को लो, वोल्टेज को ज़्यादा करती है और हाई वोल्टेज को लो करती है, उसके संगत करंट भी जो है विपरीत रूप से चेंज हो जाता है। ये काम है ट्रांसफार्मर का। ये तो गया इसका काम क्या है, और ये इसी वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन करने में काम आती है। ठीक, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए हमारे पास, एक ऊंचाई और एक अपचाई। एक क्या हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई, और एक अपचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, नाम से स्पष्ट है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी लिखा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक कंस्ट्रक्शन बाद में आते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप, अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को, लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज, या हाई वोल्टेज एसी की बात हो रही तो एसी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज को हाई कर देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ये हो गया। उसके संगत करंट भी, यहाँ लो वोल्टेज है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ हाई वोल्टेज है तो करंट कम हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे। ये जो है ट्रांसफार्मर का कार्य है इस प्रकार से। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद ये देखना कि स्टेप अप है तो किसको स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज को हाई कर रहा है, उच्च कर रहा है। और ये अपचाई या स्टेप डाउन है तो किसको स्टेप डाउन कर रहा है, वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई नेम ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से ये आया है। दूसरे एक खास बात, ट्रांसफार्मर केवल क्या काम करेगा, एसी में काम करेगा, डीसी में काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि ट्रांसफार्मर केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा में काम करता है, डायरेक्ट धारा में, डीसी करंट में बिल्कुल काम नहीं करता। यूजलेस हो गया वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका सिद्धांत क्या है, क्यों डीसी में काम नहीं कर रहा और एसी में काम कर रहा है, इसका सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखे थे विशेष रूप से दो टाइप का, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, और अन्योन्य प्रेरण।
तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है ट्रांसफार्मर, और अन्योन्य प्रेरण तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट धारा होगी, डिस्ट करंट होगा, तो उसमें कोई भी जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करेंगे। ये तो हो गया हमारा इसका कार्य और इसका सिद्धांत हो गया। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। ये ट्रांसफार्मर का जनरल क्या हो गया, परिचय होगा, इंट्रोडक्शन टाइप इसको लिख सकते हैं हम, इंट्रोडक्शन या परिचय। अब आगे कंस्ट्रक्शन, जिसको क्या कहा, रचना, रचना कहा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन का मेन पॉइंट क्या है कि सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, 2 कॉइल से बना होता है। इसमें क्या होती हैं, 2 कुंडलियां होती हैं, कॉइल, 2 कुंडलियों से मिलकर एक ट्रांसफार्मर बना होता है। वो 2 कुंडलियां किस पे लपेटी होती हैं, पटलित क्रोट पे या लैमिनेटेड कोर पे। कुंडलियां कैसी होंगी, तांबे के तार की, तांबे के विद्युत रोधी तार की, इंसुलेटेड विद्युत रोधी तार की। 2 कुंडलियां हैं जो तांबे के विद्युत रोधी तार की बनी होती हैं। एक कुंडली ये है कॉयल, दूसरी कुंडली ये है। 2 कुंडलियां हैं जो विद्युत रोधी तांबे के तार की बनी होती हैं। इंसुलेटेड होता है, यानी अगर ये पास लपेटे हैं तो तब भी जो है उसमें क्या होता है, वार्निश या कोई अलग मेथड से जो है उनमें आपस में इंसुलेशन बना रहता है, विद्युत रोधी बनाया जाता है उनको। तीसरा इसमें कि ये कुंडलियां किस पे लपेटी जाती हैं, एक कोर पे। पटलित लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। कुंडलियां जो होती हैं वो पटलित लौह क्रोड पर लपेटी जाती हैं। और ये पटलित लौह क्रोड क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में क्या होता है, कॉमन। दोनों कुंडलियों में ये क्या होगा, कॉमन, अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। तो पटलित लौह क्रोड पे इसको हमने लपेटा। अब लपेटने के हमारे पास 2 मेथड हैं, देखो ये और ये। अब यहाँ से ये रचना के मेन पॉइंट ये भी पूरा हो गया, इंट्रो हो गया, रचना के मेन हमारे पास पॉइंट हो गए। अब हमने देखना है इसमें थ्योरी, तो उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये चित्र में देखिए, ये हमारे पास कोई लौह क्रोड, नर्म लोहे का क्रोड, ये नर्म लोहे का पटलित लैमिनेटेड क्रोड बनाया गया है, कोर। नर्म लोहे का भी हो सकता है, या कोई अन्य जो है हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए ऐसा जो है चुंबकीय पदार्थ या उसका मिश्र धातु ले सकते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ का, जिसका कि जो है क्या हो, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया क्या हो, कम से कम हो। तो वैसे पदार्थ का जो है एक लैमिनेटेड कोर बनाया जाता है। लैमिनेटेड कोर क्यों बनाया जाता है, आगे हम पढ़ते हैं। अभी 2 कुंडलियां हैं, ये पहली एक कुंडली हो गई, दूसरी ये कुंडली हो गई। 2 कुंडलियां दिख गई है। पहली कुंडली, जिस कुंडली के सिरे पर जो है हम AC मेन से लगाते हैं, यानी इनपुट लगाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, निवेशी। क्या बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, निवेशी या इनपुट। जिस कुंडली पर हम निवेशी या इनपुट लगाते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉयल, या सिर्फ प्राइमरी, पी से हमने दिखाया है। दूसरी कुंडली जिसके सिरों पर हमको जो है वही AC, देखो प्रत्यावर्ती, ये है प्रत्यावर्ती का स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत AC मेंस, और ये हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो ये हो गया आउटपुट। निर्गत, वो निवेशी था, ये निर्गत हो गया, आउटपुट। क्लियर। जिस कुंडली के सिरों पे हमको निर्गत वोल्टता या निर्गत AC वोल्टता या निर्गत AC करंट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, उसको बोलेंगे हम द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉयल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्पष्ट हो गया कि प्राइमरी कॉयल वो कॉयल है जिसपे हमको जो है निवेशी
या एसी मेन से जिसको जोड़ रहे हो और जिसके सिरों पर हमको आउटपुट मिल रहा है या निर्गत वोल्टता मिल रही है उसको हम कहेंगे द्वितीयक कुंडली, प्राइमरी सेकेंडरी। ये दो प्रकार की कॉइल हो गई हमारी। एक तरीका ये है कि हमने एक कोर लिया, उस पे ही जो है उसके एक सिरों पर जो है ये कॉइल इस प्रकार से लपेटी, दूसरे यहाँ इस प्रकार से लपेटी। तब क्या होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इस लौह रोड से होकर दूसरे से भी गुजरेगा, तो दोनों जो है एक ही लौह रोड से जुड़ी हुई हैं। दूसरा मेथड देखिए, अंधेरा हो रहा होगा। दूसरा मेथड देखिए, ये लौह रोड हमने यहाँ इस प्रकार से लिया है कि सिंगल क्रोड पे लपेटी दोनों। यहाँ पे भी क्रोड सिंगल था लेकिन हमने लपेटा क्या था, अलग अलग था। दोनों को जो है टर्न्स को क्या लपेटा, अलग अलग लपेटा। यहाँ पे कोर भी एक सिंगल है लेकिन अलग टाइप का कोर है, और एक प्राइमरी कोयल के फेरे हमने इस पे लपेटे और उसी के बीच हमने सेकेंडरी कोयल के फेरे लपेटे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये फेरे क्या है, सब एक दूसरे से पृथककृत है या विद्युत रोधी हैं, इंसुलेटेड टर्न्स हैं। ये सारे आपस में भी इंसुलेटेड है और यहाँ पे एक दूसरे से भी क्या है, इंसुलेटेड है। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। दो तरीके हमारे पास जो है कुंडलियों को लपेटने के, क्रोड पे किस प्रकार से लपेटना है, तो दो प्रकार ये हो गए। अब इसमें जो है इसका थोड़ा सा और देखो, प्राइमरी कॉइल में हमारे पास हो क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। देखो आप देख रहे होंगे प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या दिख रही है, कम दिख रही है। यहाँ पे द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। दूसरा टाइप जो हमने बनाया, प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम। ये तो लौह क्रोड हो गया, उसको इस प्रकार से दिखाते हैं हम सिंबल में। एक और अंतर आपको दिख रहा होगा कि जिस कुंडली में कम फेरे हैं, जिस कुंडली में कम फेरे हैं वो कुंडली तांबे के मोटे तारों से बनी है। देखो कम फेरे हैं मोटे तारों से प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी में कम फेरे तो वो मोटे तारों से बनाई गई है। और जिस कुंडली में ज़्यादा फेरे हैं वो बारीक तार से बनाई गई है, तांबे के बारीक तार से बनाई गई है। ऐसा क्यों हुआ है तो ये भी हमने देखना अभी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा इस स्टेप अप में यहीं पे देख लो थोड़ा, इस स्टेप अप में हो क्या रहा है, वोल्टेज को अप करना है हमने, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या कम, सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा। स्टेप डाउन में प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ये इस प्रकार। अब हम इसके आते हैं थ्योरी पे। ये कंस्ट्रक्शन था, इंट्रोडक्शन था, देन थ्योरी में आते हैं। और थ्योरी में देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एसी स्रोत से जो है प्राइमरी कुंडली को जोड़ रहे हैं। प्राइमरी कुंडली को एसी स्रोत से जैसे ही जोड़ेंगे तो प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो होगा। प्रत्येक चक्र से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है अपना मान बदलता रहता है समय के साथ। तो इस प्रत्येक फेरों से बद्ध जो है जो चुंबकीय फ्लक्स है, वो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, अपना मान बदलता रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक जो है बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है हमको, कि चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है वो मिल रहा है हमको। अब क्योंकि वो इस लोहे के क्रोड से जुड़ा हुआ है, दोनों कुंडलियाँ पास पास रखी हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। और अन्योन्य प्रेरण की घटना से सेकेंडरी से भी ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकेंडरी से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसलिए इस कुंडली में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो चेंज हो रहा है समय के साथ, क्योंकि फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट टाइम के साथ चेंज होने वाला वो पैदा हो जाता है। एसी वोल्टेज और एसी करंट हमको सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर मिल जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो करंट की या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। फ्रीक्वेंसी तो वही रह रही है, उसमें कोई अंतर नहीं आना है। केवल जो है उसका जो ईएमएफ है सेकेंडरी का, या उसके सिरों पर जो करंट है या ईएमएफ है विशेष रूप से, वो डिपेंड कर रहा है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे, फेरों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि माना प्राथमिक में फेरों की संख्या बराबर एन पी प्राइमरी, माना द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी,
द्वितीयक में फेरों की संख्या बराबर एन एस, एस फॉर सेकेंडरी, पी फॉर प्राइमरी। तो प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या है, माना एन पी है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या है, एन एस है। तो यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो हम क्या बोलेंगे, एन पी। प्राइमरी में फेरों की संख्या लेस देन है एन एस, ये हमको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए चित्र से, अपचाई ट्रांसफार्मर है तो एन पी, प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम हो गई, एन एस। ये इसका कंस्ट्रक्शन है कि ऐसे इसको बनाया जाना है। ये फेरों की संख्या हो गई हमारे पास इस प्रकार से। अब हम कहते हैं कि आइडियल कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चुंबकीय फ्लक्स का या मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई भी लीकेज नहीं है, क्षरण नहीं हो रहा कहीं से भी, ऊर्जा का किसी प्रकार का लॉस नहीं है। तो जितना फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा प्राइमरी कॉइल से, सारा का सारा क्या होगा, द्वितीयक से होकर जाएगा। ये हम कहते हैं ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, ठीक। और हम बोलते हैं फाई भी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसी क्षण क्या है, फाई बी। किसी भी कॉइल का, किसी भी टर्न्स का जो है फेरे से बद्ध, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, फाई बी हो गया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में भी क्या होगा, आपको पता है प्राइमरी में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। और द्वितीयक में तो उसको देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ईपी, प्राइमरी में जो हम दे रहे हैं ईपी बराबर माइनस एन पी डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू इस प्रकार से दी। और ईएमएफ इंड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई एस फॉर सेकेंडरी, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर एन एस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास आए हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, नियम नंबर 1 से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हमारे पास ये चीज़ आई है। दोनों आप देखिए इस प्रकार से, तो दोनों क्वेश्चन से क्या लिखेंगे हम, हैंस जो है ई पी इक्वल टू क्या हो रहा है, या इसको ऐसे करो, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। ये हो गया। दूसरा, अगर हम कहें कि द्वितीयक से जो है प्राइमरी सिरे से जो है एनर्जी का लॉस क्या है, प्राइमरी कुंडली में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है प्राइमरी से, आइडियल कंडीशन ले रहे हैं फिर से। और करंट इसमें लो है, नेग्लिजिबल या लो करंट फ्लो हो रहा है, तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी है प्राइमरी कॉइल में वो भी लगभग इक्वल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के लगभग इक्वल होगा उस कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर सेकेंडरी में जो है सर्किट क्या है, ओपन है, यानी उससे हम करंट नहीं ले रहे हैं, तब सेकेंडरी के सिरों पे जो वोल्टेज होता है वीएस, तो इस कुंडली पे जो है इसके सिरों पर वोल्टेज वीएस सेकेंडरी बोला, वीएस सिरों पे जो है वोल्टेज वीएस, और यहाँ पे इसका वोल्टेज वीपी कि अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज क्या हो गया, वीपी एसी का, ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया। और ये इसके सिरों पे हमको वोल्टेज मिल रहा है वीएस, इस प्रकार से। अगर सेकेंडरी जो है सर्किट क्या है, ओपन है, और प्राइमरी में जो है एनर्जी लॉस बहुत कम है, करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, तो ईपी इज इक्वल टू वीपी। नाउ चूंकि जो है ईपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वीपी एंड ईएस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वीएस सेकेंडरी से, ये हमने अप्रोक्सीमेशन लेना है कि लगभग आइडियल कंडीशन होगी तो ऐसा होगा। और इन आइडियल कंडीशंस के अंतर्गत तब हम लिखते हैं, इसको मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ तो चेंज हो जाएगा,
ई एस अपॉन ई पी, चेंज कर दिया, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। देखो पहले यहाँ इसी से कर देते, देन वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। वी एस अपॉन वी पी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। वो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट जो हमारे टर्न्स हैं अपॉन इनपुट टर्न्स, इस प्रकार से आउटपुट ईएमएफ अपॉन इनपुट ईएमएफ। ये जो आता है इसको लिखते हैं हम इक्वल टू आर। क्या लिखते हैं? इक्वल टू आर। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इस पे जो है बोर्ड में छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। और आर को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आर क्या है यहाँ पे? परिणमन अनुपात। ये पूछा जाता है कि आर की वैल्यू निकालिए। आर है परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये आर है परिणमन अनुपात, तो इसका रेशियो को कहलाता है परिणमन अनुपात। क्लियर हो गया? आप देखिए परिणमन अनुपात स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए या ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, फेरे बड़े होंगे, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर इज ग्रेटर देन 1 और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर इज लेस देन 1। अपचाई में जो है सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम हो जाएगी, तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर इज लेस देन 1। परिणमन अनुपात एक से छोटा एक से बड़ा। इस पे भी एक एक नंबर के सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्राइमरी में हम कहते हैं, प्राइमरी में कॉइल क्या होगा? आईपी और सेकेंडरी का प्राइमरी का करंट सपोज आईपी है, सेकेंडरी का करंट सपोज, प्राइमरी का करंट हम कहते हैं आईपी, सेकेंडरी का करंट सपोज आईएस। ये इन कुंडलियों में बहने वाला करंट है मान किसी समय आईपी और आईएस। इस प्रकार से हमने दिखाया है। अब हमने क्या माना? आदर्श स्थिति में किसी भी क्षण एनर्जी लॉस क्या है? शून्य है। ये मिटा देना पड़ेगा, ठीक है, लिखना है क्योंकि आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थिति में याद रखना, ये हम मैथमेटिकल डेरिवेशन जो भी कर रहे हैं आइडियल कंडीशन में करें। ये वाला आइडियल कंडीशन, ये वाला भी आइडियल कंडीशन, अप्रोक्सीमेशन, ये भी अप्रोक्सीमेशन। आदर्श परिस्थिति में क्या हो रहा है कि निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। आदर्श अवस्था में जो है ऊर्जा हानि, कुल ऊर्जा हानि नगण्य, कुल ऊर्जा हानि नगण्य, नेग्लिजिबल होगी, ये ना के बराबर होगी, तो कुल ऊर्जा हानि नगण्य होगी। ये हमारा कंक्लूजन था। क्योंकि जो है आइडियल कंडीशन में टोटल एनर्जी लॉस या एनी टाइप ऑफ एनर्जी लॉस जो हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, ये नगण्य है या जीरो है, नगण्य या जीरो होगा, या तो नगण्य है या जीरो होगा। इसलिए हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लॉस जब जीरो हो गई है तब जो है निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, जो है निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। जितनी पावर हमने इनपुट, जितनी पावर ट्रांसफार्मर को दी यहाँ सोर्स से, जितनी उसने ली है, और वो ट्रांसफार्मर क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं कर रहा आइडियल कंडीशन में, तो वही जो पावर, वो सेम पावर क्या करेगा, सेकेंडरी को दे देगा। तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, निवेशी शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, निर्गत शक्ति। तो ये हमने लिख दिया, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। अब पावर का आपको फॉर्मूला पता है, पावर P बराबर V इंटू I। पावर का हमको फॉर्मूला पता है, निवेशी शक्ति क्या हो गई, VP प्राइमरी इंटू IP बराबर निर्गत में क्या है, सेकेंडरी, VS इंटू IS, VP इंटू IP, VS इंटू IS। ये हमारे पास
आ गया। इस इक्वेशन में रखो इसको, वीपी आईपी को इस इक्वेशन में रखेंगे तो देन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, वी एस अपॉन वीपी। वी एस अपॉन वीपी क्या हो जाएगा, देखो फिर से इसको ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ ना लिख के इसको यहीं पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, वी एस अपॉन वी पी बराबर वी एस अपॉन वी पी, यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, आई पी अपॉन आई एस। क्लियर, ये कंक्लूजन है। वी एस अपॉन वी पी बराबर आई पी अपॉन आई एस, इस प्रकार से आया। तो वी एस अपॉन वी पी की जगह रख दो वैल्यू, देन आई पी अपॉन आई एस, ये फॉर्मूला बन गया हमारा बड़ा। आई पी अपॉन आई एस बराबर वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर ई एस अपॉन ई पी बराबर आर। इसको क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आइडियल कंडीशन लगा के हमने ये फॉर्मूला निकाला है, न्यूमेरिकल आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी देखो ये सेकेंडरी है और यहाँ प्राइमरी उल्टा हो रहा है, अगर सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ रहा है तो सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइमरी का वोल्टेज यहीं से देख लो बराबर होना। अगर जो है प्राइमरी का वोल्टेज कम है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज को चेंज करें ना, कौन सा वाला है सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा वाला, स्टेप अप। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा सेकेंडरी वोल्टेज। ये ज़्यादा है और इनका ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना, तो ये ज़्यादा है तो इसने क्या होना है, कम। प्राइमरी का सेकेंडरी का करंट कम और इसका वोल्टेज कम है तो इसका करंट ज़्यादा। उसी प्रकार से अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। ये वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा और ये वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ करंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम दिखाएंगे, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो यहाँ जो है वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज वी एस, सेकेंडरी वोल्टेज बड़ा होता है वी पी से। सेकेंडरी वोल्टेज बड़ा है प्राइमरी वोल्टेज से, और जो है लेकिन सेकेंडरी करंट छोटा है प्राइमरी करंट से। आई पी क्या लिख रहा हूँ मैं, आई पी, ये प्राइमरी का करंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वही यहाँ पे देखें, इसमें जो है सेकेंडरी का जो है वोल्टेज क्या होगा, वी एस, सेकेंडरी का वोल्टेज हो जाएगा कम, स्टेप डाउन है ये। सेकेंडरी का वोल्टेज होना है कम और प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा। सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो गया तो करंट देखिए, अब सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और प्राइमरी का करंट देखिए, प्राइमरी का करंट क्या हो जाएगा, कम। अब ये कैसे होता है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि तांबे के तारों की कुंडलियाँ बनी हुई हैं। अब देखिए आप, फेरों की संख्या सब कुछ दिख रहा है। प्राइमरी में हमने कहा तांबे के तार क्या है, ऊंचाई वाला। देखिए कि प्राइमरी में तांबे के तार मोटे लगे हैं, सेकेंडरी में तांबे के तार पतले हैं। पतले तार की फेरे, मोटे तार के फेरे। आपको पता है मोटे तार क्या होते हैं, प्रतिरोध कम होगा, पतले तारों का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इन तारों का प्रतिरोध कम है तो इनसे होकर धारा क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी, आईपी। इनके साथ जाने वाली करंट क्या है, आईपी ज़्यादा है। यहाँ पे इस तार का प्रतिरोध ज़्यादा है, इस तार का प्रतिरोध कम है, तो इस तार से होकर जाने वाला करंट आई पी क्या होगा, कम होगा, दूसरे से जाने वाला करंट ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि ट्रांसफार्मर में जो दोनों कुंडलियां बनी होती हैं वो एक समान तारों की नहीं बनी होती है। मूलभूत सिद्धांत है उसका। ट्रांसफार्मर जो है शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, यह शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, परिवर्तन नहीं करता है। लॉसेस होते होंगे, लॉस के कारण वो जो शक्ति लॉस होता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वो अलग है, लेकिन ये पावर में कोई चेंज नहीं करता है। आइडियल कंडीशन में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, और उसके लिए जरूरी है कि दोनों तार की कुंडलियां हैं वो अलग अलग हों, या ना मोटे हों, एक मोटे तार की और एक पतले तार की हो। फिर ज़्यादा हो कम हो कि किसके अनुसार हो जाएगा, ऊंचाई और अपचाई के अनुसार हो जाएगा। तो जब फेरे कम लगाने हैं तो वहाँ पे तार कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि कम फेरों में करंट ज़्यादा जाएगा।
तार मोटे होने, तो दूसरे में जो है फेरे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके सिरों पे वोल्टता भी अपने आप क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो सिरों पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा, करंट कम। तो इसको इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो इसी में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये आप नोट कर लें प्लीज़। अब हम चलते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता की ओर। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा आज का, ये आप नोट कर लें, मैं मिटा देता हूँ अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, हमने कहा ये शक्ति में या एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर रहा है। जितनी एनर्जी आपने प्राइमरी कॉइल को दी, इतनी एनर्जी आपने द्वितीयक कॉइल को दी है। तो ट्रांसफार्मर कोई जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यह जो है विद्युत शक्ति का उत्पादक नहीं है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यह शक्ति का उत्पादक नहीं है, उत्पादक नहीं है। शक्ति का केवल ट्रांसफार्मर है या रूपांतरक है, यानी इनपुट निवेशी और उसको क्या कर रहा है, वो चेंज कर दे रहा है। न ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं जो है ये जनरेट कर रहा है, ना उसमें कोई चेंज कर रहा है। शक्ति में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, फॉर्म में उसके चेंज कर देता है वोल्टेज को कम ज़्यादा करके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या कर रहे थे, एक तो क्या परिणामन अनुपात पे जो है एक तो क्वेश्चन बनते हैं आपके, दूसरा आपका क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता पे, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल तरीके से ट्रांसफार्मर में 3-4 प्रकार के लॉसेज होते हैं, एनर्जी के लॉसेज, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। और उस लॉस के कारण जो है निवेशी शक्ति जो है निर्गत शक्ति से कम होती है। यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों के कारण, ऊर्जा हानियों के कारण, एक से ज़्यादा ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों के कारण निवेशी शक्ति, आपने इनपुट दिया कुछ और आपने आउटपुट क्या मिला, आपको कम मिला, क्योंकि कुछ लॉस हो गया है। तो निवेशी शक्ति हमेशा बड़ी होगी, निर्गत शक्ति हमेशा छोटी होगी। ये होता है प्रैक्टिकल निर्गत शक्ति। जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो ये है, उसका सिद्धांत ये है कि निर्गत शक्ति हमेशा निवेशी शक्ति से कम होगी, आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ लॉस हो गया है ड्यू टू सम लॉसेज। तब यहाँ पे आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर की दक्षता, उसको हम दिखाते हैं ईटा से, यह है ईटा, और इसको लिखा जाता है, इसको मैं लिख दूं याद रखने के लिए। देखो आउटपुट, जब कभी इफिशियंसी की बात आती है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, कोई भी काम बिजनेस आपने किया, आपने उस पर कितना इनपुट लगाया, आपको कितना आउटपुट मिला, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या बोलते हैं हम, इफिशियंसी। आउटपुट अपॉन इनपुट को इफिशियंसी, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट होएगा Vs सेकेंडरी, Vs इंटू IS, पावर का फॉर्मूला, अपॉन Vp इंटू IP। तो ये हमारे पास इफिशियंसी का फॉर्मूला है और इस पर भी न्यूमेरिकल बनेंगे। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ये होनी है कि Vs इंटू IP और Vp इंटू IP, इफिशियंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये दक्षता है। और चूंकि आपको पता है कि लॉसेस होने हमेशा, निवेशी शक्ति बड़ी होनी है, निर्गत शक्ति छोटी होनी है, तो ये बड़ा है इनपुट, ये बड़ा है, और ये आउटपुट क्या है, हमेशा कम है, छोटा है, प्रैक्टिकल में छोटा है, तो इसलिए ईटा क्या होगा, लेस देन 1, प्रैक्टिकली ईटा लेस देन 1। और आदर्श परिस्थिति में यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू 1। जब हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तब ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, 1 है या 100% है, 1 या 100%। जितना इनपुट दिया आपने उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो इसलिए एफिशिएंसी 1 से कम है या लेस देन 100%, 100% से कम है। ये हो गया ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज, क्या क्या लॉस हो रहे हैं हमारे पास, वो हमको इसमें देखने आगे। ये मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें आप लोग।
वीडियो लेक्चर लंबा जा रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर का टॉपिक इम्पोर्टेंट और घुमा फिरा के हर बार कहीं ना कहीं सवाल आता है बोर्ड में, और कहीं से भी सवाल आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर छोटे छोटे जो भी हैं। हानियाँ, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ, मार्कर भी ख़त्म हो गया, इससे अगर लिखा जाता है तो ठीक है। अब देखिए हानियाँ हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस। कितने प्रकार की ऊर्जा हानियाँ, हानियों की बोल रही तो ऊर्जा हानियाँ। पहला है कॉपर लॉस, ताम्र हानि, ताम्र हानि, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, ताम्र हानि इसको बोला, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल दोनों से करंट जा रहा है, तो क्या होगा कि उस तांबे के तार का भी अपना कुछ प्रतिरोध होगा। और एसी आपको पता है कि एसी जो है चुंबकीय इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है, एक हीटिंग इफेक्ट हो गया, एक मैग्नेटिक केमिकल इफेक्ट। रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाती है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट जरूर दिखाता है। तो एसी हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, उस कारण से जो है I2R के रूप में लॉस होता है एनर्जी का। उन चक्करों में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो I2R के रूप में, आई की वैल्यू क्या है, IRMS, इसके रूप में जो है एनर्जी के रूप में, ऊष्मा के रूप में हानि, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि, ये है हमारा, ये है ताम्र हानि है कॉपर लॉस, कि कुछ ना कुछ प्रतिरोध है उस कारण, और उसके कारण क्योंकि उसमें करंट बह रहा है तो ऊष्मा के कारण कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वो कॉपर लॉस हो गया, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। दूसरा है इड्डी करंट। इड्डी करंट क्या हो गया, भंवर धारा। भंवर धारा आपको पता है, जब कभी कोई मेटल जो है किसी प्रत्यावर्ती जो है चुंबकीय क्षेत्र में, ये बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें चक्करदार छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं, और उन धाराओं के कारण वो मेटल क्या होता है, गर्म हो जाता है, उसमें जो है हीट लॉस हो जाता है फिर से, तो इड्डी करंट सेटअप हो जाता है। आयरन की कोर पे लपेटा हमने इसको, तो उस आयरन की कोर में क्या होगा, इड्डी करंट उत्पन्न हो जाएंगे। और इन्हीं भंवर धाराओं को रोकने के लिए हमने इस प्लेट को क्या किया है, पटलित किया गया है। तो सवाल पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय क्रोड को, पटलित लौह क्रोड क्यों बनाई जाती है। तो लौह क्रोड पटलित बनाने के कारण ये है कि धारा जो है, जो पटलित लौह क्रोड, पटलित लौह क्रोड बनाने के धारा, वो कारण क्या है कि भंवर धारा का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हुआ, क्योंकि धारा जो है लंबे रास्ते से होके जाती है और प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में भंवर धारा का मान कम से कम होगा। जब करंट कम से कम होगा तो हीटिंग के कारण फिर से जो है लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये भी हीटिंग का लॉस है, ये भी हीटिंग का लॉस है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है भंवर धाराओं के कारण। इस करंट के अतिरिक्त जो है इस आयरन के कोर में भी क्या हो रही है, इड्डी करंट उत्पन्न हो रही है, जो कि जो है हीट के रूप में एनर्जी का लॉस कर रही हैं। तो ऊष्मा के रूप में एनर्जी का लॉस करती हैं, वो भंवर धाराएं होगी। तीसरा हमारे पास आता है हिस्टेरिसिस लॉस, शैथिल्य हानि। हिस्टेरिसिस लॉस, शैथिल्य हानि, भंवर धारा हानि लिखो इसको। शैथिल्य हानि क्या है, शैथिल्य हानि में ये होना है कि क्योंकि कोर है, तो कोर जो है एसी के एक साइकिल के दौरान एक बार एक दिशा में चुंबकित होगी, फिर विचुंबकित होगी, फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होती है, फिर विचुंबकित होती है। इस प्रकार से आयरन कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित हो जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फिर से जो है हीट उत्पन्न हो जाती है। हीट उत्पन्न होती है तो फिर से वो हीट कहाँ से आ रही, कहीं ना कहीं उसी इनपुट से आ रही, तो एनर्जी लॉस है। और इस लॉस को हम कम से कम कब करेंगे कि ऐसा हम आयरन का या फेरोमैग्नेटिक मेटल या एलॉय लेंगे जिसका कि हिस्टेरिसिस लूप का एरिया क्या हो, कम से कम हो, शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल कम से कम हो, ऐसी धातु हम लेंगे कोर के रूप में, और उसको लैमिनेटेड बनाएंगे भंवर धारा को कम करने के लिए। तो ये भी जो है ऊष्मा के रूप में कि बार बार चुंबकित, बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि,
अधिकतर हानियाँ ऊष्मा के रूप में ही हो रही है। ये क्या हो रहा है? क्रोड के, किसके? क्रोड के बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि, ये हो गया शैथिल्य हानि। यहाँ पे बहर धारा के रूप में जो है ऊष्मा के रूप में हानि। फिर चौथा है फ्लक्स लॉस, फ्लक्स हानि। एक होता है फ्लक्स हानि। ये पूछा जाता है, आप ये मत समझना ये क्यों करा रहे हैं, पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों पे टिप्पणी लिखिए, 1 नंबर 2 नंबर। तो टिप्पणी के रूप में इस प्रकार से 4 प्रकार की हानियां हैं और उस पर टिप्पणी आपने लिखनी है कि हानि कैसे उत्पन्न हो रही है, और हमको ये भी लिखना उसमें कि उससे बचने का उपाय क्या है, या उस हानि को, उस लॉस को, एनर्जी लॉस को कम से कम करने का तरीका क्या है। तो वो तरीके सारे कंस्ट्रक्शन में आ चुके हैं, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है। फ्लक्स हानि क्या है? कपलिंग, अगर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की कपलिंग सही नहीं है, यानी प्राइमरी से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी से नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कपलिंग सही नहीं है। उस केस में भी कुछ ना कुछ जो है फ्लक्स का लॉस हो जाता है। जितना फ्लक्स, तो जितना इनपुट ने फ्लक्स उत्पन्न किया वो सारा यहाँ से नहीं गया, तब आउटपुट अपने आप हमको क्या मिल गया? ऑटोमेटिक कम मिल गया। तो ये भी जो है लॉस है एक प्रकार का। तो फ्लक्स लॉस, और इससे बचने का तरीका क्या है कि हम या तो एक ही क्रोड पे इस प्रकार से लपेटें या इस प्रकार से लपेटें, फेरों को पास पास एक ही कोर लेने का। तो आयरन कोर एक ही क्यों लें? उसका कारण ये है कि एक ही कोर लेने का कारण ये है हमारे पास कि फ्लक्स हानि कम से कम हो। फ्लक्स हानि क्या है कि प्राथमिक का संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से होकर नहीं जाता है, नहीं जाता है। यानी जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा सेकेंडरी में नहीं जाना, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स हानि या फ्लक्स लॉस। और ये लॉस भी इसमें होता है प्रैक्टिकली। और जब हमने आदर्श परिस्थितियां पढ़ी थी जहाँ पे ईटा इक्वल टू 1 था या 100% इफिशियंसी थी, तो उस सब में हमने ये माना था कि ये सारे लॉसेस क्या है? नहीं है। तब हमने वो कंडीशन में डेरिवेशन निकाला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन कंडीशंस में डेरिवेशन डिराइव किया गया है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम थोड़ा सा 5 मिनट और लगेंगे आपके। ट्रांसफार्मर लॉसेज हो गया। हमने पढ़ना यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, कि लंबी दूरी के लिए जो है शक्ति संचरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। ट्रांसफार्मर हम क्यों लंबी दूरी के, आप जो भी देख रहे हैं हमारे घर में, जो भी ये विद्युत लाइनों से या खंभों के द्वारा जो भी जितना भी जो है वोल्टेज या करंट हमारे घर में आ रहा है, वो पावर हाउस तो कहीं कई किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर दूर होता है पावर हाउस। और वहाँ से जो है बिजली बन के या वो एसी बन के तारों के द्वारा हमारे घरों में आ रही है। तो उस केस में जो है ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या है वहाँ पे, ये देखना है कि शक्ति संचरण में इसके 1 मिनट जरा, ये अभी हो जाएगा थोड़ा सा फटाफट। शक्ति संचरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, शक्ति संचरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, अगर वो ना हो तो, ट्रांसफार्मर ना हो तो जो है हमारा एनर्जी जो है कैसे हम ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी। शक्ति संचरण में, लंबी दूरियों में शक्ति संचरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर केवल और केवल वर्क करता है एसी पे, डीसी पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो पावर हाउस में एसी बन रहा है। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक जो है पावर स्टेशन में जो विद्युत शक्ति हो रही है, माना इसको ऐसे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल की सहायता से करेंगे, माना उत्पन्न विद्युत शक्ति कितना है? 22,000 वाट। माना जो पावर स्टेशन है, आपने सुना होगा ना कि कोई पावर प्रोजेक्ट है इतना मेगावाट का, यानी उतने लाख मेगावाट का या उतने लाख वाट का। तो इतने मेगावाट का, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 2200 वाट का हमारे पास कोई पावर स्टेशन है। अब इसको हमने लंबी दूरी में कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर ले जाना है, और अगर माना हम इसको बिना ट्रांसफार्मर के उपयोग से ले जाते हैं, और हमारे घरों में वोल्टेज आने वाला कितना है? घरों
में वोल्टता कितनी होती है 220 वोल्ट। ये क्लियर हो गया। ट्रांसफार्मर में तो जो है पावर हाउस में जो उत्पन्न वोल्टेज शक्ति था वो था 22,000 वाट। इस 22,000 वाट को हमको 220 वोल्ट में ही, वही 220 वोल्ट में ही जो है हम घरों के जो घर में हो रहा है वही 220 वोल्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तब देखिए क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, उसमें हानियाँ क्या होंगी। सबसे पहले आप करंट निकालिए। P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई, आई इक्वल टू पी अपॉन वी। तो 22,000 अपॉन 220 कितना हो गया ये 100 ही आ रहा है शायद, हाँ 100 एम्पियर। यानी करंट अगर हम जो है 22,000 वाट की शक्ति है उसको विद्युत स्टेशन पे या पावर हाउस पे 220 वोल्ट पे ही बनाएं और 220 वोल्ट पे ही बना के उसको उसी वोल्टेज पे घरों तक लाएं। तो घरों तक लाएंगे तो तार से बहने वाली धारा कितनी होगी, तार में बहने वाली धारा, इसको थोड़ा समझिए, बहने वाली धारा कितनी 100 एम्पियर। 100 एम्पियर बहुत बड़ा करंट है, बहुत ही ज़्यादा करंट है। और ये इतना बड़ा करंट है कि इसको ले जाने के लिए जो है जो हीट से एनर्जी लॉस होगी I²R के रूप में, ये क्या होगी अत्यधिक, बहुत बड़ी है एनर्जी लॉस, अत्यधिक हानि हो जाएगी। तो जितनी आपने शक्ति बनाई वो सारी तो आपके तारों में एनर्जी लॉस के कारण हो गई। तार बहुत लंबा होता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा है और यहाँ पे आई भी क्या है बहुत ज़्यादा और आई का स्क्वायर भी है। तो ये फैक्टर जो है एनर्जी लॉस इतना अधिक हो जाएगा कि आपको जो घरों के लिए जो करंट मिल रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, नगण्य होगा या ना के बराबर होगा। यानी जितनी शक्ति हम उत्पन्न कर रहे हैं उसका जो है अत्यधिक शक्ति तो ये रास्ते में ही लॉस हो गया, तो हमारे पास बचा ना के बराबर। दूसरा देखिए, क्योंकि लंबी लाइन है, प्रतिरोध ज़्यादा है, लंबी लाइन का अत्यधिक लंबी लाइन है, प्रतिरोध ज़्यादा है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा अत्यधिक होगा। वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप क्या है V इक्वल टू आई आर। इसका प्रतिरोध है ना कुछ उसमें करंट बह रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ, वो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है बहुत ज़्यादा है। और इस स्टेशन पे जो वोल्टेज हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा रिसीविंग वोल्टेज, प्राप्त वोल्टेज कितना हो जाएगा। इसलिए प्राप्त वोल्टेज, पहला कारण ये है, दूसरा कारण, पहला कारण ये है कि एनर्जी लॉस क्या होगा अत्यधिक हो जाएगा, ठीक। दूसरा कारण ये है कि तार लंबा है, उस लंबे तार का प्रतिरोध भी ज़्यादा है और करंट जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया ज़्यादा हो गया, आई भी ज़्यादा है आर भी ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा हो गया। यानी जितना वोल्टेज यहाँ स्टेशन में 220 था 220 पे हम ले गए, घरों में हमको चाहिए था 220, हमको प्राप्त वोल्टेज क्या हो गया 220 से बहुत कम। ये प्राप्त वोल्टेज है ना, घर में जो वोल्टेज 220 वोल्ट मिलना था वो 220 वोल्ट न मिल के क्या मिल गया बहुत कम वोल्टेज मिल गया, तब भी हमारा काम नहीं होगा। दूसरा जो है क्योंकि तारों को बहुत हाई करंट ले जाना पड़ रहा है इसलिए उन तारों को हमको अत्यधिक मोटे तार को बनाने पड़ेंगे, अत्यधिक मोटे तारों की आवश्यकता। अगर आपने आजकल विद्युत लाइन के तार देखोगे तो मैक्सिमम इतने मोटे होते हैं, इससे ज़्यादा मोटे नहीं होते, ज़्यादा हो गए इन दो के बराबर, इतना मोटा तो कहीं पे हाई टेंशन होगी तो इतना मोटा होगा, इससे मोटा नहीं होगा। इस कंडीशन में जब 100 एम्पियर का करंट आपको ले जाना है तो क्योंकि धारा बहुत अधिक है और एनर्जी लॉस जो है हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस के लिए आपको हाई करंट को ले जाना बहुत मोटे, मतलब हो सकता है इस कमरे के बराबर मोटे तार बनाने पड़े। तो उतने मोटे तार बनाने के लिए हमारा जो है टाइम लॉस होगा, संसाधन लॉस होगा, पैसा खर्च होगा। जो खंबे आप बनाएंगे उतने मोटे तारों को होल्ड करने के लिए वो खंबे भी हमको बहुत बड़े चाहिए। तो इसलिए कुल मिला के जो है हम 220 वोल्ट पे जो है इस शक्ति को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, थोड़ी लंबाई होगी तब लॉस कम होगा, यानी कुछ ही दूरी पे कुछ ही किलोमीटर पे हम ले जाएंगे तब काम चलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिकली तो कई हजार किलोमीटर दूर होता है पावर स्टेशन, वहाँ से आता है। तो इस परिस्थिति या इन कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो इसको आपने लिखना है, इस कंडीशन में घरों की वोल्टेज ये है तो हम क्या करेंगे यहीं से एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर
ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वारा हम क्या करेंगे, V इक्वल टू ले जाने वाला वोल्टेज 220 पे ना करके कितने पे करें माना, 11,000 पे, हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज। ये है आपकी शक्ति बनी थी 22,000 वाट की शक्ति, स्टेशन था 22,000 वाट वाला स्टेशन, पावर स्टेशन। उसके द्वारा हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल से क्या किया, उसको स्टेप अप कर दिया वोल्टेज को, और उसको 11,000 वोल्ट पे ले गए हम, 220 पे नहीं ले गए जितना घर में चाहिए था, कई गुना हमने बढ़ा दिया और 11,000 वोल्ट कर दिया है। अब देखिए तारों में बहने वाली धारा, इसलिए तारों में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगा, पावर P अपॉन V वोल्टेज। तो पावर है 22,000। ये न्यूमेरिकल की सहायता से अगर आप समझेंगे और करेंगे लिखेंगे भी तो तब भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देन I इक्वल टू देखो 11 दूना 22, 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का करंट, कहाँ ये 2 एम्पियर का करंट और कहाँ पहले केस में 100 एम्पियर का करंट। तो 2 एम्पियर का तो बहुत छोटा करंट हुआ 100 के सामने। उस छोटे करंट के लिए छोटा सा पतला सा तार भी हमारा इस प्रकार से चल जाएगा। पतला सा तार चलेगा तो एनर्जी लॉस फिर से I²R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी बार पहले केस की अपेक्षा ही एनर्जी लॉस क्या होगा, कम होगा। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप था, जो पहला एनर्जी लॉस कम होगा, दूसरा था वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे करंट को देखो कम कर दिया हमने, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 11,000 वोल्ट नहीं पहुँचा वहाँ, तो उससे थोड़ा कम लेकिन पहुँच जाएगा तब भी, ठीक। तीसरा, अच्छा जो लॉस हो रहा है उसको हम फिर वापस पाते हैं, उसमें ये भी देखना है, कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो है, कम करंट के कारण तार भी हमको पतला चाहिए। पतला तार बनाने में संसाधन कम लगेंगे, खंभे भी ज़्यादा नहीं चाहिए, पैसे की भी बचत होगी। तीसरा देखो, अब घरों में, अब घर में जो है, घरों के पास या जहाँ शहरों के पास, घरों के पास हमने क्या लगाया, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया, वोल्टेज को लगभग 220 वोल्ट पे लाया, और इसको हमने सीधा अपने घरों में इस्तेमाल कर दिया 220 या 240 वोल्ट पे। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारी मुश्किल आ गई थी कि लंबी दूरी में जो है हम एसी को कैसे ले जाएं। क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो हम स्टेशन पे जो है एसी को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से अति उच्च वोल्टता में बदल देते हैं, जिसको आप कहते हैं हाई टेंशन। और फिर जब घरों या शहरों के नज़दीक आते हैं तो उसी हाई टेंशन को या उच्च वोल्टता को हम अपचाई ट्रांसफार्मर की मदद से छोटे वोल्टता में बदल देते हैं, और फिर हम घरों में उसको उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर और यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर के लॉस, कंस्ट्रक्शन, उस पे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी लेक्चर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।